नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म GNU एकेडमी एजुकेशन पर। साथियों, आप सभी को पता है कि हम यूपी पुलिस हिंदी का जो महत्वपूर्ण रचनाएं का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, ये उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। और ऑलरेडी हमारे पहला, दूसरा और तीसरा प्रैक्टिस सेट नंबर हो चुके हैं, जो आप लोग जाइए प्लीज़ ज़रूर देखिए। उनमें भी हमने बहुत अच्छे सी रचनाओं को बताया है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाओं को उसमें बताया है, जो कि एग्ज़ाम में बार बार ही पूछी जाती हैं। और एग्ज़ाम में आपको पता ही है जैसा कि रचनाओं का वेटेज 5 से 6 क्वेश्चन का कंपलसरी रहता ही रहता है। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कुछ और महत्वपूर्ण रचना हैं। इसमें भी आप चौथे प्रैक्टिस सेट नंबर में आपको मिलेगा कुछ महत्वपूर्ण और रचना है। चलिए आज हम उसको भी देख लें कि क्या है महत्वपूर्ण रचनाएं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आज हम देखते हैं कि आज की हमारी जो रचनाएं रहने वाली हैं वो आखिर क्या हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बस आपसे एक गुजारिश और करने वाला हूँ कि आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए फिर दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण रचना है, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। सबसे पहले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है आपकी स्क्रीन के सामने। देखते हैं फिर। सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, आपको दिख रहा है कि एक सूर्य रोटी पर एक सूर्य रोटी पर एक सूर्य रोटी पर किसकी रचना है। चलिए आप लोग हमें बताइए, एक सूर्य रोटी पर किसकी रचना है। क्या एक सूर्य रोटी पर किसकी रचना है? एक सूर्य रोटी पर किसकी रचना है? क्या ममता कालिया की है, या फिर अनीता वर्मा की है, या फिर शांति सुमन की है, या फिर सोनी पांडे की है। चलिए हम आपको बताते हैं कि एक सूर्य रोटी पर जो रचना है वो है शांति सुमन। किसकी रचना है दोस्तों? वो है शांति सुमन की रचना है, एक सूर्य रोटी पर। अब बात करते हैं कि शांति सुमन ने इस रचना को कौन से सन में दिया था। शांति सुमन ने इस रचना को कौन से सन में दिया था? तो वो दिया था दोस्तों 2006 में। कब दिया था दोस्तों? 2006 में शांति सुमन द्वारा एक सूर्य रोटी पर रचना को प्रतिपादित किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट रचना पर बात करते हैं कि नेक्स्ट कौन सी रचना रहने वाली है। तो नेक्स्ट आपके सामने है, जो नेक्स्ट है वो है धूप रंगे दिन। दोस्तों क्या है? धूप रंगे दिन। धूप रंगे दिन। धूप रंगे दिन किसकी रचना है? चलिए आप लोग हमें बताइए कि धूप रंगे दिन किसकी रचना है। क्या फिर धूप रंगे दिन अनीता वर्मा की है रचना है, या फिर बिपिन चौधरी की रचना है, या फिर सुमन राज की रचना है, या फिर शांति सुमन की रचना है? धूप रंगे दिन किसकी रचना है? चलिए हम आपको बताते हैं कि धूप रंगे दिन वो रचना है शांति सुमन की। किसकी है? ये शांति सुमन की रचना है, धूप रंगे दिन। अब धूप रंगे दिन रचना को शांति सुमन द्वारा कौन से सन में प्रतिपादित किया गया था? दोस्तों चलिए आप लोग हमें बताइए कि शांति सुमन द्वारा धूप रंगे दिन रचना को कौन से सन में प्रतिपादित किया गया था। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं कि धूप रंगे दिन जो रचना है शांति सुमन द्वारा, इस रचना को भी 2007 में शांति सुमन द्वारा धूप रंगे दिन रचना को प्रतिपादित किया गया था। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये दोनों रचनाएं बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं कि नेक्स्ट कौन सी रचना रहने वाली है। आई होप आपको दोनों रचनाएं बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और सबसे पहले दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि आपको रचना भी पूछी जा सकती है और रचना के रचनाकार भी पूछे जा सकते हैं, और आपसे हो सकता है कि रचना की सन भी पूछ ली जाए। इसलिए आपको तीनों चीज़ें याद रखनी है कि कौन से सन में कौन सी रचना को किसके द्वारा दिया गया था या फिर प्रतिपादित किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम आपको तीनों चीज़ें बता रहे हैं, सन भी बता दिए और उसके साथ साथ रचना भी बता रहे, उसके साथ साथ रचनाकार भी बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आप नेक्स्ट पर बात करते हैं कि नेक्स्ट कौन सी रचना है, वो आपकी कौन सी महत्वपूर्ण रचना और है नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो वो रचना आपको दिख रही है कि कितने प्रश्न करूं।
नेक्स्ट कौन सी रचना है दोस्तों? कितने प्रश्न करूं, कितने प्रश्न करूं, कितने प्रश्न करूं किसकी रचना है? तो चलिए आप लोग हमें बताइए कि कितने प्रश्न करूं किसकी रचना है ये? चलिए बताइए कि कितने प्रश्न करूं किसकी रचना है? या फिर नीलम सिंह की है, या फिर राजपाल सिंह की है, या फिर बाल गंगाधर बागी की है, या फिर ममता कालिया की है? चलिए आप लोग हमें बताइए कि कितने प्रश्न करूं किसकी रचना है? चलिए हम आपको बताते हैं कि कितने प्रश्न करूं वो रचना है ममता कालिया की। किसकी रचना है वो? कितने प्रश्न करूं रचना है ममता कालिया की। अब बात करते हैं कि ममता कालिया ने इस रचना को कौन से सन में प्रतिपादित किया गया था या फिर कौन से सन में दिया था? ये भी आप लोग समझ लीजिए कि इस रचना को ममता कालिया द्वारा 2008 2008 में इस रचना को ममता कालिया द्वारा प्रतिपादित किया गया था, दिया गया था। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये भी रचना बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि इन रचनाओं को बार बार ज़रूर देखें, बार बार ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम में रचनाएँ 6 से 7 करीब कंपलसरी रचनाएँ या फिर रचना हो सकता है कि रचनाओं के रचनाकार पूछ लिए जाएँ या आपसे रचनाएँ पूछ ली जाएँ, या फिर हो सकता है आपसे सन भी पूछ लिया जाए, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आप लोग तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए, ध्यान में रख लीजिए, पढ़ लीजिए। इसलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं कि ये रचनाएं जो हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसलिए हम आपको बार बार रचनाओं के लिए बता रहे हैं कि एक बार ज़रूर ध्यान से पढ़ लें और एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको तीनों रचनाएं बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं कि नेक्स्ट कौन सी रचना रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो जो नेक्स्ट रचना है वो है रोशनी के रास्ते पर। रोशनी के रास्ते पर, रोशनी के रास्ते पर किसकी रचना है? आप लोग हमें बताइए कि रोशनी के रास्ते पर किसकी रचना है? रोशनी के रास्ते पर किसकी रचना है? चलिए आप लोग हमें बताइए, फिर हम आपको बताते हैं कि रोशनी के रास्ते पर जो रचना है वो किसकी है। तो दोस्तों रोशनी के रास्ते पर जो रचना है हम आपको बताते हैं कि वो है अनीता वर्मा की। दोस्तों किसकी है? अनीता वर्मा की। अब अनीता वर्मा ने इस रचना को कौन से सन में दिया था? इस रचना को अनीता वर्मा द्वारा 2008 में इस रचना को अनीता वर्मा द्वारा प्रतिपादित किया गया था या फिर दिया गया था। आई होप आपको ये भी रचना अच्छे से समझ में आ गई होगी कि रोशनी के रास्ते पर, किसके रास्ते पर? रोशनी के रास्ते पर किसकी रचना है? अनीता वर्मा की रचना है। ठीक है, अनीता वर्मा की रचना है और अनीता वर्मा ने रोशनी के रास्ते पर रचना को कौन से सन में प्रतिपादित किया था? 2008 में। ठीक है दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट पर बात करते हैं कि नेक्स्ट कौन सी रचना है और कौन सी वो महत्वपूर्ण रचना है जो आपकी नेक्स्ट रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या रचना है? नेक्स्ट है आकाश कहाँ है? आकाश कहाँ है? चलिए दोस्तों आप लोग हमें बताइए कि आकाश कहाँ है वो किसकी रचना है? आकाश कहाँ है? आकाश कहाँ है किसकी रचना है? आप लोग जल्दी जल्दी से बताइए कि आकाश कहाँ है। बताइए दोस्तों, आकाश कहाँ है किसकी रचना है? चलिए हम आपको बताते हैं कि आकाश कहाँ है वो है चंद्र पांडे। किसकी रचना है दोस्तों? चंद्र पांडे की रचना है कि आकाश कहाँ है। अब बात करते हैं कि चंद्र पांडे ने आकाश कहाँ है रचना को कौन से सन में प्रतिपादित किया गया था? कौन से सन में दिया था इस रचना को चंद्र पांडे ने? तो चंद्र पांडे ने इस रचना को दिया था 2001 ईस्वी में चंद्र पांडे द्वारा इस रचना को आकाश कहाँ है इस रचना को दिया गया था या फिर प्रतिपादित किया गया था। ठीक है दोस्तों, कि चंद्र पांडे द्वारा आकाश कहाँ है इस रचना को 2001 ईस्वी में प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, आई होप आपको ये भी रचना बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम नेक्स्ट पर बात करते हैं कि नेक्स्ट कौन सी रचना रहने वाली है। और दोस्तों बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ और हम आपको रचनाओं की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराएंगे
और जिससे हो सकता है कि एग्ज़ाम में रचनाओं का आपको बेटीज भी पता रहता है और एग्ज़ाम में बार बार रचनाएं पूछी जाती हैं। और मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छी तैयारी हो सके आपकी, और जहाँ तक कि हो सके आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या रचना है। तो नेक्स्ट है अपने हिस्से का सुख दुख। क्या रचना है दोस्तों? अपने हिस्से का सुख और दुख। अपने हिस्से का सुख दुख किसकी रचना है? अपने हिस्से का सुख और दुख किसकी रचना है? चलिए आप लोग हमें बताइए कि अपने हिस्से का सुख दुख किसकी रचना है। तो हम आपको बताते हैं कि अपने हिस्से का जो सुख और दुख रचना है वो है रानी श्रीवास्तव की। किसकी रचना है दोस्तों? रानी श्रीवास्तव की। तो रानी श्रीवास्तव ने अपने हिस्से का सुख दुख जो रचना है उसको कौन से सन में प्रतिपादित किया गया था या फिर कौन से सन में दिया गया था? चलिए हम आपको बताते हैं कि अपने हिस्से का सुख दुख रानी श्रीवास्तव द्वारा 2006 ईस्वी में रानी श्रीवास्तव द्वारा अपने हिस्से का सुख और दुख रचना को प्रतिपादित किया गया था या फिर दिया गया था, दर्शाया गया था। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये भी रचना अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसका सन भी पता चल गया आपको और रचनाकार भी पता चल गया और रचना भी पता चल गई। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे बार बार कहना चाहूँगा कि तीनों चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। रचना की सन, रचनाकार और रचना भी, तीनों चीज़ आपको पता होगी, तभी आप अच्छे से एग्ज़ाम को फोड़ सकोगे, तोड़ सकोगे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या रचना रहने वाली है। दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि हम आपसे बार बार कहते हैं कि हम जो आपको रचनाएं दे रहे हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। क्योंकि आप लोग कहीं भी उठा के देख लीजिए कि रचनाएं इतनी महत्वपूर्ण लेके आया हूँ आपके लिए कि आप लोग एक बार ज़रूर इन्हें पढ़ के जाएँ, रिवाइज करके जाएँ, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो 7th क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है, वो क्या है? चलिए आप लोग पढ़िए और कमेंट में जवाब आंसर दीजिए, कोशिश कीजिए आंसर करने की। हम आपको बताते हैं कि ये जो 7th रचना है वो है फूल और प्रेम। फूल और प्रेम। फूल और प्रेम रचना के रचनाकार कौन है? फूल और प्रेम रचना के रचनाकार कौन है? चलिए आप लोग हमें बताइए कि फूल और प्रेम रचना के रचनाकार कौन है? फूल और प्रेम रचना के रचनाकार कौन है? तो चलो हम आपको बताते हैं कि फूल और प्रेम रचना के जो रचनाकार हैं वो हैं पडजा शर्मा। कौन है? पडजा शर्मा। फूल और प्रेम रचना के रचनाकार कौन है? पडजा शर्मा। तो अब बात करते हैं कि फूल और प्रेम जो रचना के रचनाकार हैं वो तो पडजा शर्मा है, लेकिन अब बात करते हैं कि इन्होंने इस रचना को कौन से सन में दिया गया था या फिर कौन से सन में प्रतिपादित किया था। तो दोस्तों इन्होंने ये किया था 2014 ईस्वी में पडजा शर्मा द्वारा फूल और प्रेम रचना को प्रतिपादित किया गया था या फिर दर्शाया गया था। ठीक है दोस्तों, आपको ये भी रचना अच्छे से समझ में आ गई होगी। आई होप आपको बहुत ही रचना पसंद आ रही होंगी। चलिए हम नेक्स्ट पर बात करते हैं। और मैंने आपके लिए बार बार बोला है और फिर भी बोल रहा हूँ कि रचनाएं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बार बार पूछी गई हैं। आप कोई भी पुलिस का एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, उसमें आपको रचनाएं ज़रूर 5 से 6 क्वेश्चन का वेटेज आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या रचना रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के सामने आपको दिख ही रहा है। जो नेक्स्ट है वो है उम्मीद के पाँव भारी हैं। किसके? उम्मीद के पाँव भारी हैं। उम्मीद के पाँव भारी हैं। उम्मीद के पाँव भारी हैं किसकी रचना है? चलिए आप लोग हमें बताइए कि उम्मीद के पाँव भारी हैं वो किसकी रचना है। फिर हम आपको बताते हैं कि उम्मीद के जो पाँव भारी हैं वो किसकी रचना है। ठीक है दोस्तों, जल्दी जल्दी हमें बताइए कि उम्मीद के पाँव भारी हैं वो किसकी रचना है। चलिए हम आपको बताते हैं कि उम्मीद के पाँव भारी हैं वो रचना है मृदुला शुक्ला की। किसकी है दोस्तों? मृदुला शुक्ला की। मृदुला शुक्ला की है रचना उम्मीद के पाँव भारी हैं।
अब हम बात करते हैं कि मृदुला शुक्ला ने इस रचना को उम्मीद के पाँव भारी रचना को कौन से सन में प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, कि उम्मीद के पाँव भारी रचना को मृदुला शुक्ला ने कौन से सन में दिया गया था या फिर कौन से सन में दर्शाया गया था। तो वो किया था उम्मीद के पाँव भारी हैं मृदुला शुक्ला द्वारा 2014 ईस्वी में मृदुला शुक्ला द्वारा उम्मीद के पाँव भारी हैं रचना को रचा गया था या फिर प्रतिपादित किया गया था। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये भी रचना अच्छे से समझ में आ गई होगी। और नेक्स्ट और बात करते हैं कि नेक्स्ट कौन सी रचना रहने वाली है। और दोस्तों आप लोग ध्यान लगा के पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। और मैं बार बार कहूँगा आपसे कि रचना आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग बार बार इन्हें देखें और बार बार पढ़ें, बार बार रिवाइज करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पर बात करते हैं कि नेक्स्ट कौन सी रचना रहने वाली है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन के सामने पंख हुआ आसमान। कौन सी रचना है दोस्तों? पंख हुआ आसमान। पंख हुआ आसमान किसकी रचना है? चलिए आप लोग हमें बताइए कि पंख हुआ आसमान जो रचना है वो किसकी है। पंख हुआ आसमान, पंख हुआ आसमान किसकी रचना है दोस्तों? चलिए हम आपको बताते हैं कि पंख हुआ जो आसमान है वो किसकी रचना है। तो वो रचना है शांति सुमन की। किसकी रचना है दोस्तों? शांति सुमन की रचना है पंख हुआ आसमान। अब हम बात करते हैं कि पंख हुआ आसमान जो रचना है शांति सुमन द्वारा कौन से सन में दिया गया था या फिर कौन से सन में प्रतिपादित की गई थी। तो ये की गई थी दोस्तों 2004 ईस्वी में शांति सुमन द्वारा पंख हुआ आसमान रचना को रचा गया था या फिर कह सकते हैं कि प्रतिपादित किया गया था। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये भी रचना अच्छे से समझ में आ गई होगी। मुझे आशा है कि आपको रचनाओं को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि रचनाएं मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं कराई हैं। जितनी भी रचनाएं कराई हैं आप एक बार अच्छे से देख लें, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो रचनाएं इतनी महत्वपूर्ण कराई हैं मैंने। आप लोग कहीं भी देख लीजिए कि रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण कराई हैं। आप लोग किसी भी दृष्टि से देख लें, आपको ये रचनाएं शायद ही है कहीं मिलें। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या रचना रहने वाली है। ठीक है, तो नेक्स्ट है अब और नहीं। क्या रचना है दोस्तों? अब और नहीं। जो अब और नहीं रचना है वो किसकी है? अब और नहीं रचना के रचनाकार कौन है? अब और नहीं रचना के रचनाकार कौन है? तो अब और नहीं रचना के जो रचनाकार हैं, चलिए आप लोग हमें बताइए, फिर हम आपको बताते हैं अब और नहीं जो रचना के रचनाकार कौन है। चलिए हम ही आपको बताते हैं कि अब और नहीं रचना के रचनाकार हैं, तो वो हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन है दोस्तों? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने इस रचना को यानी अब और नहीं रचना को कौन से सन में दिया गया था या फिर कौन से सन में प्रतिपादित किया गया था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा 2009 ईस्वी में ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा अब और नहीं रचना को रचा गया था या फिर प्रतिपादित किया था। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये भी रचना अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं। आई होप आपको, मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे से रचना को एक बार ज़रूर पढ़ेंगे, ज़रूर देखेंगे, जिससे आपको रचनाओं में किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट कौन सी रचना रहने वाली है। तो नेक्स्ट है दोस्तों सुनो ब्राह्मण। कौन सी रचना है दोस्तों? सुनो ब्राह्मण किसकी रचना है? सुनो ब्राह्मण जो रचना है वो किसकी रचना है? सुनो ब्राह्मण। चलिए आप लोग हमें बताइए कि सुनो ब्राह्मण किसकी रचना है। हम आपको बताते हैं कि जो सुनो ब्राह्मण रचना है वो है माखन लाल सिंह की। किसकी है दोस्तों? माखन लाल सिंह की जो रचना है कौन सी है? सुनो ब्राह्मण। अब बात करते हैं कि माखन लाल सिंह ने सुनो ब्राह्मण रचना को
कौन से सन में प्रतिपादित किया गया था या फिर कौन से सन में दिया था, ठीक है। तो सुनो ब्राह्मण रचना को माखनलाल द्वारा 1996 ईस्वी में, कब दिया गया था दोस्तों, 1996 ईस्वी में माखनलाल सिंह द्वारा सुनो ब्राह्मण रचना को प्रतिपादित किया गया था, यानी दर्शाया गया था, यानी दिया गया था, ठीक है, रचा गया था। आई होप आपको ये भी रचना बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि सुनो ब्राह्मण किसकी रचना है दोस्तों, माखनलाल सिंह की रचना है सुनो ब्राह्मण, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट पर बात करते हैं कि नेक्स्ट कौन सी रचना रहने वाली है। तो नेक्स्ट भी देख लीजिए कि आई होप आपको ये रचना भी अच्छे से समझ में आ गई होगी और आगे वाली जो और रचनाएं हैं आगे वो भी आपको डेफिनेटली समझ में आएंगी, क्योंकि बहुत अच्छी रचनाएं लेके आए हैं हम आपके लिए। तो नेक्स्ट जो रचना है वो आपकी स्क्रीन के सामने आपको दिख रही है कि क्यों विश्वास करूं। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, क्यों विश्वास करूं, क्यों विश्वास करूं, क्यों विश्वास करूं किसकी रचना है, या फिर क्यों विश्वास करूं रचना के रचनाकार कौन है। चलिए आप लोग हमें बताइए, क्यों विश्वास करूं रचना के रचनाकार कौन है। बताइए दोस्तों, क्यों विश्वास करूं रचना के रचनाकार कौन है। चलिए हम आपको बताते हैं कि क्यों विश्वास करूं रचना के रचनाकार जो हैं वो हैं सूरज कुमार चौहान। कौन है दोस्तों, सूरज कुमार चौहान। क्यों विश्वास करूं रचना के रचनाकार कौन है, सूरज कुमार चौहान, ठीक है। अब बात करते हैं कि सूरज कुमार चौहान द्वारा इस रचना को, यानी क्यों विश्वास करूं इस रचना को कौन से सन में प्रतिपादित किया था या फिर कौन से सन में दर्शाया गया था। तो वो दोस्तों दर्शाया गया था 2004 में। कब दिया गया था दोस्तों, 2004 ईस्वी में सूरज कुमार चौहान द्वारा क्यों विश्वास करूं रचना को प्रतिपादित किया गया था, यानी दिया गया था, यानी रचा गया था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पर बात करते हैं। आई होप आपको ये भी रचना समझ में आ गई है, और जो भी रचना और आने वाली है बिल्कुल ईजी रचना है, बिल्कुल मज़ा आने वाला है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट पर बात करते हैं कि नेक्स्ट कौन सी रचना रहने वाली है। आपकी स्क्रीन के सामने आपका क्वेश्चन क्या रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखिए कि समय को इतिहास लिखने दो। समय को क्या लिखने दो दोस्तों, इतिहास। समय को इतिहास लिखने दो, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। समय को इतिहास लिखने दो, कितनी शानदार रचना है कि समय को इतिहास लिखने दो। किसकी रचना है ये, समय को इतिहास लिखने दो। आप ही हमें बताइए कि ये किसकी रचना है। समय को क्या लिखने दो दोस्तों, इतिहास लिखने दो। चलिए आप लोग हमें बताइए कि समय को इतिहास लिखने दो किसकी रचना है। हम आपको बताते हैं कि समय को इतिहास लिखने दो जो रचना है वो है असंग घोष की रचना है। समय को क्या लिखने दो, इतिहास लिखने दो, ठीक है। समय को इतिहास लिखने दो किसकी रचना है, असंग घोष की रचना है। समय को इतिहास लिखने दो, क्या लिखने दो दोस्तों, समय को इतिहास लिखने दो। रचना तो है समय को इतिहास लिखने दो, लेकिन लिखी किसने है, आपको ये भी पता होना चाहिए लिखी किसने है। तो वो लिखी है असंग घोष ने लिखी है कि समय को इतिहास लिखने दो, ठीक है। आई होप आपको ये भी रचना बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब नेक्स्ट पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या रचना रहने वाली है और आपका क्या क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट बिल्कुल शानदार रचना आपकी स्क्रीन के सामने आपके लिए लेके आया हूँ। एक बार ध्यान से पढ़िए और फिर जवाब दीजिए कि इसका क्या राइट आंसर होने वाला है। रचना है मैं शपथ पत्र नहीं लूँगा। क्या नहीं लूँगा दोस्तों, मैं शपथ पत्र नहीं लूँगा। मैं शपथ पत्र नहीं लूँगा किसकी रचना है, मैं शपथ पत्र नहीं लूँगा, ये किसकी रचना है। चलिए आप लोग हमें बताइए कि मैं शपथ पत्र नहीं लूँगा किसकी रचना है। मैं शपथ पत्र नहीं लूँगा, मैं आपको बताता हूँ कि मैं शपथ पत्र नहीं लूँगा वो रचना है सुशील सीलू की जो रचना है मैं शपथ पत्र नहीं लूँगा, ठीक है दोस्तों। ये भी रचना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि सुशील सीलू इन्होंने बोला था या फिर इन्होंने इस रचना को लिखा था, प्रतिपादित किया था कि मैं शपथ पत्र नहीं लूँगा, ठीक है।
आई होप आपको ये भी रचना भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं कि नेक्स्ट कौन सी रचना रहने वाली है और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, आई होप आपको ये भी रचना बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट जो रचना है आपकी स्क्रीन के सामने आपकी बेहतरीन रचना आपको दिख ही रही है। चलिए आप लोग हमें बताइए कि इस रचना आकाश नीला है, क्या है नीला? आकाश नीला है, आकाश नीला है, रचना के रचनाकार कौन है? रचना के रचनाकार कौन है? आकाश नीला है, रचना के रचनाकार कौन है? चलिए आप लोग हमें बताइए कि आकाश नीला है बिल्कुल इजी रचना है, बिल्कुल बहुत ही शानदार रचना है, क्योंकि आपने देखा होगा परीक्षा में बार बार ऐसी रचनाएं पूछी जाती हैं। जो भी बच्चों को नहीं आती फिर वो कन्फ्यूज़न होता है कि ये होगा या फिर वो होगा, उसके साथ साथ वो तुक्का लगा के आते हैं, जिससे हो सकता है कि तुक्के से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है। आप लोग को सभी को ही पता है। ठीक है, चलिए आप लोग ये बताइए कि आकाश नीला है वो इस रचना के रचनाकार कौन है? हम आपको बताते हैं कि आकाश जो नीला है इसके रचनाकार वो हैं, इसके रचनाकार हैं बाल गंगाधर बागी। कौन है दोस्तों? बाल गंगाधर बागी। आकाश नीला है रचना के रचनाकार कौन है दोस्तों? बाल गंगाधर बागी। बाल गंगाधर बागी ने आकाश नीला रचना को रचा था, यानी प्रतिपादित किया था, यानी दिया था। ठीक है, आई होप आपको ये सारी रचनाएं अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मैंने आपको सभी रचनाएं कराई हैं, ये लीजिए, देख लीजिए, मैंने आपको सभी रचनाएं कराई हैं। और ये आपको ऐसे ही नहीं, बिल्कुल मान लीजिए आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रचना है। और आप लोग देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट रचनाएं लेके आया हूँ मैं आपके लिए। और आप लोग एक बार अच्छे से देखें, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से रिवाइज़ करें। और आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक, ये सेशन और आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और बहुत अच्छे से आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ें, एक बार ज़रूर रिवाइज़ करें, और आपको डेफिनेटली रचनाएँ बहुत अच्छे से आने लगेंगी। और दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये तो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है हिंदी का, जो रचनाओं का मैं करवा रहा हूँ आपके लिए। और जो हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 1, प्रैक्टिस सेट नंबर 2, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो ऑलरेडी हो चुके हैं महत्वपूर्ण रचनाओं के, आप लोग उन्हें जाकर एक बार ज़रूर देखिए। आपको उनमें भी मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं कराई हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फिर आज के लिए बस इतना ही। और मैं आपसे एक गुजारिश और करूँगा कि आप लोग प्लीज़ चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी सभी वीडियो आपके पास जल्दी से जल्द सबसे पहले आपके पास पहुंच सकें। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि पढ़ते रहिए और अपनी ज़िंदगी में उतारते रहिए, सीखते रहिए। और बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।